हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर में। आज हमारा टॉपिक है ऋतु और वातावरण ज्ञान यानी कि मौसम विज्ञान, जिसे मेट्रोलॉजी बोलते हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे मौसम से संबंधित जो भी जानकारियाँ होती हैं जो एक मौसम विभाग के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती हैं, उन सब के बारे में। तो इस सब के बारे इसमें हम पढ़ेंगे मौसमीय जो जानकारियां हैं और वायु का जो अपना जो वातावरण है वो कौन कौन से घटकों से प्रभावित होता है उस सब के बारे में। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कि ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो वो क्या होता है, और जब हम समुद्र तल में जाते हैं सरफेस से, पृथ्वी की सरफेस से, तो उसका मान क्या रहता है। एयर का टेम्परेचर है, जैसे कोल्ड है और हीट है, इनके संपर्क में जब आते हैं तब हमें क्या होता है, क्या चेंजेस होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो सब देखेंगे। ह्यूमिडिटी है कि जब वातावरण में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है या कम हो जाती है तो क्या मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और एयर का मूवमेंट और मूवमेंट ऑफ क्लाउड, बादलों की गति के बारे में, रेनफॉल के बारे में और क्लाइमेट चेंजेस के बारे में हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक ऋतु एवं वातावरण ज्ञान यानी कि मौसम विज्ञान, मेट्रोलॉजी। मौसम क्या होता है? मौसम विज्ञान वो है जिसके अंदर वातावरण में होने वाले परिवर्तन जिनका अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं मेट्रोलॉजी। मौसम विज्ञान के घटक कौन कौन से आते हैं, इसमें हम किस किस का अध्ययन करते हैं, कौन कौन से परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, फिर करते हैं वायु के टेम्परेचर का, हीट और कोल्ड का, फिर करते हैं ह्यूमिडिटी का, फिर करते हैं एयर मूवमेंट का, और हम करते हैं इसमें जो मूवमेंट ऑफ क्लाउड और रेनफॉल का और क्लाइमेट का। इन सब का अध्ययन हम एक एक करके अब करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब। पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब जो होता है वो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, मतलब 760 mm ऑफ Hg होता है। समुद्र तल के एटमॉस्फेरिक दाब के बराबर पृथ्वी की सरफेस का दाब होता है जो कि 760 mm ऑफ Hg होता है। व्यक्ति क्या करता है, स्वयं को इसमें रहने के लिए अनुकूलित करते हैं, जैसे हम हैं। लेकिन ऊंचाई, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होता है। दाब जो होता है वो वायुमंडलीय जो दाब लगता है वो कम होता है और ऊंचाई कम होने पर, लेकिन जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं हमारे ऊपर इस दाब का प्रेशर बढ़ता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो दाब होता है वो बढ़ता है हमारे पर। ठीक है। प्रेशर को मापने के लिए, अब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए 3 वो यंत्र होते हैं जिन्हें बैरोमीटर बोलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर आता है, अभी तक क्वेश्चन अगर यहाँ से आया है तो वो क्वेश्चन आता है हीट और कोल्ड का क्वेश्चन आता है यहाँ से, इस वाले चैप्टर से। लेकिन 2 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के यंत्र को बोलते हैं बैरोमीटर। वो 3 प्रकार के होते हैं। फोर्टिन्स बैरोमीटर होता है, न्यू पैटर्न स्टेशन बैरोमीटर होता है, क्यू पैटर्न स्टेशन बैरोमीटर होता है और बैरोग्राफ होता है। ठीक है, न्यू नहीं है, क्यू है। ठीक है। उसके बाद जब हम समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाते हैं, यानी कि हम पहाड़ों पर जब जाते हैं, माउंटेन्स पर जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स पर जब जाते हैं, तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो 2 प्रभाव पड़ते हैं। या तो क्या करेंगे हम, समुद्र तल, ये हमारी सरफेस है पृथ्वी की सतह से, या समुद्र तल है जहाँ से हम क्या करेंगे अधिक ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे हम पहाड़ों पर जाते हैं तो सबको देखने को मिलती है कि वोमिटिंग वगैरह है, नॉर्मल जो सिकनेस होती है वो सबको देखने को मिलती है जब पहाड़ों पे हम जाते हैं। किस कारण होती है वो, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। ऑक्सीजन की डिमांड हमारी बॉडी की बढ़ती है, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड, वो ऑक्सीजन जो होती है वो कम होती है, लेवल कम होता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो वहाँ पर क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण। और लेकिन जैसे ही हम समुद्र तल से गहराई पर जाते हैं, यानी कि नीचे जाते हैं, समुद्र के तल में जाते हैं, तब क्या होता है, लो एल्टीट्यूड पर जब जाते हैं, समुद्र की से कम ऊंचाई पर जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है। और क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है तो वायु के अंदर जितनी भी सारी गैसेस घुली हुई हैं ना, वो क्या करती है, हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाती है, जिससे क्या होती है, हमारी बॉडी फूल जाती है, गुब्बारे की तरह हो जाती है। ठीक है, पूरे शरीर में हवा बढ़ जाती है, पूरे शरीर में गैसेस बढ़ जाती है, जिससे हमारा शरीर जो गुब्बारे की तरह हो जाता है। तो वो किस पे होता है, वो कम ऊंचाई पे होता है। जब गहराई में जब जाते हैं, जो गोताखोर वगैरह जो होते हैं वो गहराई में जाते हैं, तब होती है ये चीज़। ठीक है।
अब पढ़ते हैं एक एक चीज़। पहले सबसे पहले पढ़ते हैं, अब अगर हम पहाड़ या माउंटेन पर जाते हैं या हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तब क्या होते हैं। 1,00,000 फीट की ऊंचाई पर जब व्यक्ति जाता है समुद्र तल से, अगर वो हाइट जो है वो कितनी है 1,00,000 फीट है, तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 10 mm ऑफ Hg ही रह जाता है। लेकिन हमारी पृथ्वी की सरफेस पे कितना है 760 mm ऑफ Hg है। अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन का दाब भी कम होगा। सीधी सी बात है, जब एयर का दाब कम है तो ऑक्सीजन का दाब भी क्या होगा, कम होगा। व्यक्ति क्या करता है 25,000 फीट की ऊंचाई पर बिना ऑक्सीजन उपकरण के जीवित नहीं रह सकता। तो ये तो 1,00,000 की बात कर रहे हो आप, तो कहाँ से जीवित रहेगा। जब 25,000 फीट की ऊंचाई पर व्यक्ति क्या करता है ऑक्सीजन के उपकरण के बिना जीवित नहीं रह सकता, उसे ऑक्सीजन की मशीन ऊपर लेके जानी पड़ती है। ऐसे में बॉडी क्या करती है, जो ऊपर रहते हैं पहाड़ों पर, उनमें क्या होता है बॉडी खुद को फिजियोलॉजिकली क्या करती है चेंजेस के द्वारा मैनेज करती है। जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं उनके लिए है ये, जिसे एक्लीमेटाइजेशन कहते हैं। तो एक्लीमेटाइजेशन किसे कहते हैं, जो व्यक्ति हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं उनके अंदर क्या होते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेज होते हैं। उनकी जो कैपिलरीज वगैरह होती हैं वो क्या होती है, उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, जिसके कारण क्या होती है प्रॉपर रूप से ब्लड सप्लाई होती रहती है, प्रॉपर रूप से उनकी ऑक्सीजन की डिमांड उतनी ही रहती है और उतनी वो ऑक्सीजन के साथ में क्या करते हैं वो सर्वाइव करते हैं, उसी ऑक्सीजन डिमांड पे वो सर्वाइव करते हैं। तो उसे एक्लीमेटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इन लोगों में क्या होती है श्वसन की दर बढ़ जाती है। जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारी रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और कार्डिक आउटपुट क्या होता है बढ़ जाता है। लेकिन अचानक से 10,000 फीट की जब ऊंचाई पर चला जाता है व्यक्ति, ठीक है, तो उस ऊंचाई पर जाने पर एक्यूट माउंटेन सिकनेस होती है। ठीक है, ये 25,000 है, ये 10,000 है। ठीक है, जब 10,000 फीट की, जैसे हम मनाली वगैरह है या और भी कहीं जाते हैं पहाड़ियों पर जब जाते हैं तो वहाँ पर एक्यूट माउंटेन सिकनेस हमें देखने को मिलती है, जनरली सब में होती है ये। इससे क्या होता है व्यक्ति का हेडेक होता है, मेंटली टेंस होता है वो व्यक्ति, मसल्स जो होती है उनका संतुलन बिगड़ जाता है। मसल जो होती है उनको प्रॉपर रूप से ब्लड सप्लाई नहीं जाती, प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जाती है, अनिद्रा होती है, नींद नहीं आती है, नोजिया होती है, वोमिटिंग होती है, ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होती है और चक्कर आते हैं, डिमेंशिया होता है। ये सभी लक्षण क्या होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं। बाद में जैसे ही पल्मोनरी एडिमा डेवलप हुआ, पल्मोनरी वेन में या पल्मोनरी आर्टरी में, उन सब में पल्मोनरी एडिमा जैसे ही डेवलप होता है श्वसन गहरा हो जाता है, यानी कि वो डीप ब्रीथिंग करता है, जिससे उससे क्या होती है, उससे ओलिगोयूरिया, डिमेंशिया, भ्रम, मेंटल कन्फ्यूजन होता है, हेलुसिनेशन होता है और बाद में क्या होती है व्यक्ति को कोमा में भी जा सकता है, कन्वल्जन भी आ सकता है और डेथ भी हो सकती है। जैसे ही व्यक्ति में एक बार पल्मोनरी एडिमा डेवलप हुआ उससे क्या होगा, उसे ओलिगोयूरिया, भ्रम, मेंटल टेंशन, भ्रम यानी कि हेलोजिनेशन है। ठीक है, ये सब हुआ और उससे क्या होगा एडिमा डेवलप होने के कारण क्या होगा, अगर ये लॉन्ग टाइम तक उसे कंडीशन रही, उसे सांस नहीं आया, ब्रीथिंग नहीं आई, तो उसे कन्वर्जन आएंगे, कोमा होगा और व्यक्ति डेथ हो जाएगी व्यक्ति की। और इसका ओनली एक ट्रीटमेंट है कि व्यक्ति को कम ऊंचाई वाले स्थान पर लाया जाए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, एज सून एज पॉसिबल नीचे लेके आओ उसे। आपके जो ये पेपर सेकंड है इसमें सिर्फ 2 ही चैप्टर बचे हैं, एक मेट्रोलॉजी है, एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग है और एक एपिडेमियोलॉजी है। 3 चैप्टर बचे हैं जिसमें मैं आज 2 चैप्टर करवा दूंगी, मेट्रोलॉजी और हॉस्पिटल बिल्डिंग का निर्माण, ये सब दोनों मैं करवा दूंगी। एक बचेगा फिर एपिडेमियोलॉजी, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद कल से शुरू होगा पेपर सेकंड का पार्ट बी, जिसमें वो पीएससी है, फैमिली प्लानिंग है, ये सब प्रोग्राम वगैरह वो कंप्लीट कराने के बाद मैं लास्ट में एपिडेमियोलॉजी करवा दूंगी, क्योंकि उसके अभी नोट्स तैयार नहीं है मेरे पास, तब तक हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। लो एल्टीट्यूड और जब व्यक्ति समुद्र में जाता है यानी सी में जाता है तब उसे क्या फ़र्क पड़ता है। समुद्र की गहराई पर जाने पर यानी कि प्रति 33 फुट, एक 33 फीट जाएगा नीचे, 33 फीट गया नीचे, उसका एक एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होगा बढ़ गया। ठीक है, इस प्रकार प्रति 33 फीट जाने पर उसका एक एक एटमॉस्फेयर प्रेशर जो था बढ़ता जाता है। हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है तो वायुमंडल में जो गैसेज होती हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सभी ब्लड में और जो बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ होती हैं उनके अंदर क्या होगी, घुल जाएगी। सीधी सी बात है, गहराई पर आप जा रहे हो तो वहाँ पे ऑक्सीजन का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, आप उसी में सर्वाइव कर रहे हो, आप वही ऑक्सीजन यूज़ में ले रहे हो, तो उस ऑक्सीजन में क्या होती है अत्यधिक मात्रा में गैसेज घुलनशील होती है, क्योंकि दाब ज़्यादा है तो वो गैसेज जाएंगी कहाँ पे। ठीक है, तो वही गैसेस क्या होगी आपकी बॉडी में प्रवेश करेंगी ऑक्सीजन के वो उसके थ्रू, इन्हेलेशन के थ्रू या ठीक है, तो उससे क्या होगा
जो पूरा शरीर क्या होगा, हवा में भर जाएगा, पूरे शरीर में गैसें भर जाएंगी, तो उससे भी तो हानियाँ होती हैं कुछ। देखते हैं N2 क्या करती है, जो नाइट्रोजन गैस अगर चली गई तो वो नेक्रोटिक एक्शन दिखाएगी आपकी बॉडी में, और क्या करेगी, मेंटल जो फंक्शन होते हैं वो लॉस हो जाएंगे। ठीक है, जो भी आपके मेंटल फंक्शन होते हैं ब्रेन के वो लॉस हो जाएंगे, कॉन्शियसनेस का लॉस हो जाएगा N2 के नेक्रोटिक एक्शन के कारण, और CO2 के अधिक हो जाएगी बॉडी के अंदर, उससे कन्वर्जन आता है और डेथ हो जाएगी। इसे क्यूशन डिजीज़ कहते हैं। क्यूशंस डिजीज़ किसे कहते हैं, जब व्यक्ति समुद्र तल से गहराई में जाता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है, जिससे नाइट्रोजन और CO2 जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, जिससे नाइट्रोजन के तो नेक्रोटिक एक्शन के कारण और CO2 की अधिक मात्रा होने के कारण कन्वर्जन और व्यक्ति को डेथ हो जाती है। उसे बोलते हैं क्यूशंस डिजीज़ बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद जब व्यक्ति सरफेस पे आता है, वापस सरफेस में लेके आएंगे। अब ठीक है, वो समुद्र की तल में गहराई में था, अब एक इलाज है कि उसे वापस सरफेस पे लेके आओ, सरफेस पे लेके आए उसे। अब सरफेस पे लेके आएंगे तो दाब कम हो रहा है, उसका दाब कम होगा तो उसके अंदर जो भी गैसेस हैं वो बाहर आएंगी कि नहीं आएंगी, आएंगी बाहर। तो वही देखते हैं, तो जो भी अवशोषित गैसेस हैं वो क्या करती है, ब्लड व टिश्यू से बाहर निकलती है, और उसमें भी एक खतरा है। और ऑक्सीजन तो बरकरार रहेगी, ठीक है, बॉडी के अंदर वैसी की वैसी ही रहेगी, लेकिन नाइट्रोजन जो टिश्यू में बबल की तरह छोड़ी जाती है, नाइट्रोजन अगर निकलेगी ना तो बबल की तरह निकलेगी टिश्यू से, और नाइट्रोजन क्या करेगी, गैस क्या बना देगी, नाइट्रोजन कैसे क्या बनेगी, गैस एम्बोलाई बन जाती है, किसमें, टिश्यूज़ में, और क्या करेगी, ब्लड वेसल्स बन जाती हैं, टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल्स बन जाती हैं, और बॉडी के अंदर क्या बन जाएगी, गैस की एम्बोलाई बन जाती है, जिसके कारण क्या होगा, जिसका एक ही रिजल्ट है डेथ। इसे बोलते हैं डिकम्प्रेशन सिकनेस। इसके सिम्टम क्या होते हैं डिकम्प्रेशन सिकनेस के, यूफोर्बिया होता है, रैपिड ब्रीथिंग होती है उसे, उसकी वॉइस नेजल वॉइस होती है, हियरिंग में डिस्टर्बेंस होता है, उसे सुनाई नहीं देगा, चेंजेज इन सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, ठीक है, माउथ से हिमोरेज होगा उसके, और क्या होगा, सीवियर पेन होगा मसल्स में और जॉइंट में, क्योंकि बबल बन रहे हैं, एम्बोलाइज बन रही है गैस की, उसके कारण उसे वर्टिगो होगा, उसे अनकॉन्शियसनेस होगी और वो कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, ट्रीटमेंट इसका एक ही है, रिकम्प्रेशन। ये डिकम्प्रेशन था, इसे रिकम्प्रेशन कराओ, किसके द्वारा, हेल्डॉन्स एंड स्टेज मेथड के द्वारा। हेल्डॉन और स्टेज मेथड के द्वारा व्यक्ति को रिकम्प्रेस करवाया जाता है। अब इस मेथड के बारे में यहाँ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, तो यही एक मेथड है जिसके द्वारा इस व्यक्ति को बचाया जा सकता है। इस मेथड के बारे में मैं कल बता दूंगी और पढ़ के आपको एक बार, ठीक है। तो ये था आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद अब पढ़ते हैं हम टेम्परेचर। दूसरा घटक है टेम्परेचर, इम्पोर्टेंट, ठीक है। टेम्परेचर, वायु का तापमान जो होता है दिन में, एक हवा जो दिन में हमारे चलती है उसी का तापमान एक दिन में बदलता रहता है। जब सुबह सुबह हवा चलती है वो ठंडी चलती है, दोपहर में वही हवा गर्म हो जाती है, और शाम को वही हवा जब संध्या होती है तो वही ठंडी हो जाती है, ये कहना चाहता है। और मौसम भी बदलता ही रहता है। जो कारक टेम्परेचर को प्रभावित करते हैं वो होती है हाइट करती है, एयर की डायरेक्शन करती है, और समुद्र से जो इसकी अक्षांश की जितनी दूरी है उस हवा की वो। समुद्र की सतह पर तापमान हमेशा हवा से अधिक ही होता है। जितनी हवा बहेगी उससे जितना हवा का टेम्परेचर होगा ना, समुद्र की सतह पर हमेशा तापमान जो होगा उससे ज़्यादा ही होगा। समुद्र की जस्ट सतह से ऊपर हमेशा टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, सुना होगा जब बचपन में पढ़े होंगे, छोटे बायोलॉजी पढ़ते तब। मेजरमेंट, हवा का तापमान नापने के लिए कौन सा, थर्मोमीटर, और उसके लिए बैरोमीटर था। दो प्रकार के होते हैं, एक मरकरी थर्मामीटर होता है, एक अल्कली थर्मामीटर होता है। मरकरी थर्मामीटर जो होता है वो ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज़्यादा होता है, और ज़्यादातर लगातार ये का होता है, विस्तारित होता रहता है। लेकिन अल्कोहल थर्मामीटर का एक बेनिफिट ये होता है कि कम तापमान पर भी ठोस नहीं होता। अल्कोहल अगर टेम्परेचर कम है तो वो क्या होगा, सॉलिड नहीं होगा। तो ये दो थर्मामीटर थे, इतना याद कर लेना आप। मरकरी थर्मामीटर से ओनली हवा का तापमान नाप सकते हैं हम, जब यह सनलाइट में, वर्षा में और प्रोटेक्ट होता है तब। जब इस मरकरी थर्मामीटर को हम बाहर रख देते हैं, सूर्य से और वर्षा आ रही है, मतलब बारिश हो रही है तब रखते हैं, तो इसे प्रोटेक्ट करके रखना होता है, और डायरेक्ट हवा के संपर्क में होना चाहिए। लेकिन इन सबसे क्या होना चाहिए, ये प्रोटेक्ट होना चाहिए। इसलिए इसे कंस्ट्रक्टेड बॉक्स, जिसे स्टैन वेनेंसेंस कहते हैं, स्क्रीन कहा जाता है, इसमें रखा जाता है, ठीक है। तो जो मरकरी थर्मामीटर होता है इसको हवा
और हवा के तो डायरेक्ट संपर्क में रखना है, लेकिन सनलाइट और वर्षा से क्या रखना है, इसको प्रोटेक्ट करके रखना है। इसके लिए क्या होता है, इसे एक कॉन्ट्रैक्टेड बॉक्स में रखा जाता है जिसे स्टैन वेनिसन्स कहते हैं, स्क्रीन में कहा जाता है, उसमें रखा जाता है। इतना आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर आपको सिर्फ इतना ही याद करना है कि थर्मामीटर जो होते हैं उसके द्वारा इसे टेम्परेचर को मापा जाएगा और 2 थर्मामीटर होते हैं, बस इतना याद करना आप। अब एक तो मेजरमेंट था इसका थर्मामीटर के द्वारा। अब कुछ मेजरमेंट जो आपकी बुक में बताए गए हैं इसके लिए वो भी मैंने लिखे हैं, एक बार पढ़ लेते हैं उनको। ड्राई बल्ब थर्मामीटर। अब थर्मामीटर जो होते हैं वो के टाइप आ रहे हैं। एक होता है ड्राई बल्ब थर्मामीटर, ये एक मरकरी थर्मामीटर ही होता है। इससे क्या होती है, एयर का टेम्परेचर मापा जाता है और ये हाइयर टेम्परेचर को मापता है। जो ज़्यादा टेम्परेचर हाइयर टेम्परेचर होता है ना, ये उसको मापेगा, मरकरी थर्मामीटर होगा, और क्या करेगा, एयर के टेम्परेचर को मापता है। ठीक है। अब आता है वेट बल्ब थर्मामीटर। सेम एज ड्राई बल्ब की तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर जो एक बल्ब होता है ना हमारे पास, उसको क्या करते हैं, गीले मखमल के कपड़े में, ठीक है, मखमल का जो कपड़ा होता है उसके अंदर क्या होगा, लपेट के रख देते हैं, गीले कपड़े में रख देते हैं। जब मखमल का कपड़ा पूरी तरह से वाष्पित हो जाए, उसके अंदर से जो वाष्प निकलेगी, यानी वो सूख जाएगा, क्योंकि जो बल्ब होता है वो भी तो गर्म होता है ना। तो जैसे ही वो पूरी तरह से वाष्पित हो जाएगा मखमल का जो कपड़ा था हमारा, तो इसमें क्या होगा, मरकरी का जो कॉलम होगा किसके अंदर, इस बल्ब के अंदर, वो डाउन हो जाएगा। और इससे क्या होगा, बल्ब जो आसपास का जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर क्या होगा, पता चल जाएगा कि कितना लोअर टेम्परेचर सराउंडिंग का चल रहा है। मैक्सिमम थर्मामीटर, इसमें क्या होता है, मरकरी के थर्मामीटर को दिन में अधिक तापमान में रखा जाता है, अधिक तापमान को नापा जाता है, और मरकरी थर्मामीटर ही होता है मैक्सिमम टेम्परेचर। और मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो ड्राई बल्ब थर्मामीटर ही होता है। ठीक है, क्योंकि ये भी हाइयर को नाप रहा है, ये भी हाइयर को नापेगा, ये भी एच जी है और ये भी है, और ये भी हवा है, हवा का तापमान नापेगा और ये भी हवा का तापमान नापेगा। ठीक है। मिनिमम थर्मामीटर जो होता है वो एल्कोहल थर्मामीटर होता है, तो दिन के अंदर नापता है और न्यूनतम तापमान नापता है। ठीक है। तो एल्कोहल थर्मामीटर होता है, तो इसे एक तरह से अपन यही मान सकते हैं कि वेट वाला थर्मामीटर है। बस इसमें इतना है कि ये जो होता है वो एल्कोहल थर्मामीटर होता है। ठीक है। अब आता है ग्लोब थर्मामीटर, थोड़ा इसको ध्यान रख लेना। यह क्या होता है, सराउंडिंग से रेडिएशन जो होती है ना, उसके हीट को, रेडिएंट हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। जितनी भी सराउंडिंग से आसपास की जो रेडिएशन आती है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, उसके कारण जो हीट हो रही है उसको। यह दिन के हाइयर टेम्परेचर को साधारण ड्राई बल्ब थर्मामीटर से प्रभावी रूप से माप लेता है, क्योंकि ये हवा के तापमान तथा रेडिएंट हीट को ऑफ सराउंडिंग से इफेक्टेड होता है। तो हवा के तापमान को ग्लोब थर्मामीटर में दिन के अंदर किससे नापा जाता है, ड्राई बल्ब थर्मामीटर से। इसलिए ग्लोब थर्मामीटर तथा ड्राई बल्ब थर्मामीटर की रीडिंग में डिफरेंट आता है, क्योंकि यह वातावरण से ऊष्मा को भी माप लेता है। इसका मतलब ये है, ये कहना चाहता है कि हम ग्लोब थर्मामीटर में भी ड्राई बल्ब थर्मामीटर को यूज़ करते हैं। होता इसमें भी एक ड्राई बल्ब थर्मामीटर ही है, लेकिन इसमें इतना सा डिफरेंस है कि ड्राई बल्ब थर्मामीटर तो ओनली हायर टेम्परेचर को नापता है, लेकिन जो ग्लोब थर्मामीटर है वो आसपास की, मतलब कि जो वातावरण में जितनी रेडिएंट हीट जो होती है उसको भी मापेगा। यानी आसपास की जितनी ऊष्मा है, ये सिर्फ टेम्परेचर को नापेगा, ये रेडिएंट हीट जो है आसपास में वातावरण में जितनी भी ऊष्मा है उसे भी नाप लेता है। इसीलिए इन दोनों की रीडिंग में क्या होता है, थोड़ा डिफरेंस आता है, ये कहना चाहता है ये। यह हवा के वेग से भी क्या होता है, वेलोसिटी जो होती है जो एयर की, उससे भी क्या होता है, ये इफेक्टेड होता है। फिर आता है 6 मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। यह मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर का कॉम्बिनेशन होता है, जिससे मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का डिफरेंस पता चलता है। हमने पीछे 2 टेम्परेचर थर्मामीटर पढ़े थे, एक तो मैक्सिमम थर्मामीटर था, एक मिनिमम था। तो मैक्सिमम तो क्या माप रहा था, हाइयर टेम्परेचर माप रहा था, और मिनिमम थर्मामीटर क्या नाप रहा था, लोअर टेम्परेचर माप रहा था। तो इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन बना देंगे, इन दोनों को अगर मिला देंगे तो वो बनता है 6 मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर बनता है। फिर आता है वेट ग्लोब थर्मामीटर। इसमें क्या होता है, वेट ग्लोब के द्वारा ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। वेट ग्लोब जो होता है उसके द्वारा ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, उसका चालन, वाष्पन और विकिरण के द्वारा होता है। वेट ग्लोब के द्वारा ऊष्मा का जो आदान प्रदान होगा, वेट ग्लोब जो बल्ब होता है उसके अंदर जो ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, वह जो होता है ऊष्मा या जो हवा होती है उसके क्या होता है, चालन से, हवा के बहने से, उसके वाष्पित होने से, उसके अंदर जो ऊष्मा होगी वेट बल्ब के अंदर, उसके ऊष्मा के वाष्पित होने से, और उसके रेडिएशन के द्वारा होता है। इसके अंदर जो टेम्परेचर वो मापा जाता है वो उसी से मापा जाता है। यह वातावरण की कूलिंग कैपेसिटी कही जाती है। फिर आता है काटा थर्मामीटर। एक थर्मामीटर ये, तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं आपको, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखते हैं, ये सब चीज़ें छोड़िए।
एयर के टेम्परेचर को मापने के लिए मापे जाने वाले थर्मामीटर के नाम लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन आया 2 नंबर में ये मरकरी है, एल्कोहल है और एक कांटा थर्मामीटर है और एक ग्लोब थर्मामीटर है। आप ये 4 लिख के आएंगे। अगर ये बाकी के आपको नाम याद रह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वैसे तो इजी नाम है। तो 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, यहाँ से तो इतना ही क्वेश्चन आता है कि काम में आने वाले थर्मामीटर के नाम लिखिए, मेट्रोलॉजी में जो बताए गए हैं उनके नाम लिखिए। तो मरकरी, एचजी, ग्लोब और कांटा थर्मामीटर आप ये लिख के आओगे। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बैरोमीटर था। ये एल्कोहल थर्मामीटर होता है, कांटा थर्मामीटर भी। इसमें ड्राई और वेट दो थर्मामीटर आते हैं, ड्राई बल्ब और वेट बल्ब दोनों आते हैं, और ये एयर की कूलिंग पावर को नापता है। तो ये तो थी ओनली जनरल बात। अब आती है मेन बात। अब तक जो पढ़ा वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन इंपॉर्टेंट अब है। इफेक्ट ऑफ एयर टेम्परेचर ऑन हेल्थ। हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है? पहला आता है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक कब होता है? जब व्यक्ति को जब हीट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म जो होती है अपनी बॉडी के अंदर वो फेल हो जाती है। तो उसके पहले हीट के इफेक्ट पड़ रहे हैं हम, ठीक है, टेम्परेचर में पहले हीट के, फिर कोल्ड के पढ़ेंगे आगे। जब ह्यूमन बॉडी में हीट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म फेल हो जाती है तो उसके कारण क्या होता है? हीट स्ट्रोक होता है। इसमें क्या होता है? वेरी हाई टेम्परेचर होता है, बॉडी का टेम्परेचर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, जिससे व्यक्ति क्या होता है? कन्वल्स हो जाएगा और अनकॉन्शियस हो जाएगा। तो टेम्परेचर कितना है? 110 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है, याद रखना एक बार, क्योंकि आगे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे फिर इसमें वापस से। देखिए इनमें भी टेम्परेचर आएगा, इसमें 106 है, इसलिए कह रही हूँ। चिकित्सा इसकी यह है, इसकी ट्रीटमेंट यह होता है कि बॉडी को क्या करते हैं? आइस वाटर बाथ में डाल देते हैं। जिस वाटर बाथ में हमने आइस क्यूब डाल रखे हैं, आइस डाल रखी है, उस वाले वाटर बाथ में क्या कर देते हैं? बॉडी को डाल देते हैं। और कब तक रखना है बॉडी को उस आइस बाथ में? जब तक बॉडी का टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे ना आ जाए। और बाकी की चिकित्सा सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव करनी है। तो हीट स्ट्रोक हीट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म के फेल होने के कारण होता है। अब आता है हीट हाइपरपाइरेक्सिया। इम्पेयर्ड फंक्शन किसका? हीट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म का। इसमें तो वो फेल हो गई थी, हीट स्ट्रोक में फेल हो गई वर्क करने से, लेकिन इसमें क्या हुई है? वो इम्प्रॉपर फंक्शन कर रही है, उसके कारण होता है। बट इसमें हीट स्ट्रोक जैसे क्या होती है? सिम्टम नहीं होते हैं। इसमें टेम्परेचर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है और उसमें 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाएगा, ठीक है। और अगर यही कंडीशन लॉन्ग टाइम तक बनी रही हीट हाइपरपाइरेक्सिया की, तो वो ये कंडीशन किस में कन्वर्ट हो सकती है? हीट स्ट्रोक में कन्वर्ट हो सकती है। यह आगे हीट स्ट्रोक में बढ़ सकती है, इसने ये बताया है। तो ये होता है हीट हाइपरपाइरेक्सिया। फिर आता है हीट के कारण कन्वल्जन। यह माइल्ड इलनेस होती है। किसके कारण होती है? इम्बैलेंस, इनएडिक्वेट रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर एंड साल्ट। गर्मियों के दिनों में जब हम पानी नहीं पीते हैं तो हीट एग्जॉशन ही तो होता है। ऊपर से सूर्य क्या करता है? पाइप लगा के खींचता है हमारा रस। और तो इसमें यही बोल रहा है कि हमने पानी और जो सॉल्ट था उसका इम्बैलेंस रखा, उनका इम्बैलेंस हो गया, उनको प्रॉपर इनएडिक्वेट मात्रा में हमने लिया है, और उसका रिप्लेसमेंट जो होता है मतलब इनएडिक्वेट मात्रा में हमने लिया, उसके कारण क्या होती है? ये हीट एग्जॉशन की कंडीशन आती है। यह उच्च तापमान के बाद होता है। इसमें बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, ठीक है, नॉर्मल भी रह सकता है या मॉडरेटली एलिवेटेड हो सकता है। सिम्टम आएंगे, डिजीनेस होगी, उसे वीकनेस होगी और फटीग होती है। ट्रीटमेंट यही है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करो। गर्मियों के दिनों के अंदर पानी ज़्यादा मात्रा में पियो, फ्लूइड जो होना चाहिए वो ज़्यादा मात्रा में इंटेक करना चाहिए। फिर आता है हीट क्रैम्प्स। यह उन लोगों में होता है जो भारी मांसपेशियां काम उच्च तापमान में और आर्द्रता में करते हैं। जैसे जून जुलाई का जब महीना चलता है या मई जून का जो महीना चलता है, उसके अंदर जब ये लोग काम करते हैं, भारी काम करते हैं और उच्च मांसपेशीय काम, जिसमें मांसपेशियों का रोल ज़्यादा होता है, हमारी मसल्स का रोल ज़्यादा होता है, जो मजदूर लोग होते हैं उनके लिए है ये, और उच्च तापमान में जो काम करते हैं। यह पेनफुल स्पास्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल। इसमें पेनफुल और स्पास्मोटिक क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स के अंदर। इसका कारण क्या है कि ब्लड में सोडियम और क्लोराइड क्या होते हैं? कम हो जाते हैं। किसके कारण? उच्च तापमान के कारण और हैवी मसल्स वर्क के कारण। फिर आता है हीट सिंस्कोप। यह उन व्यक्तियों में होता है जब व्यक्ति सूर्य की धूप में खड़ा हो और बीपी अचानक से कम हो गया और वो गिर गया, बीपी डाउन हो गया, वह अचानक से गिर जाए। इसका कारण ब्लड वेसल्स के डायलेट होने के कारण, ब्लड वेसल डायलेट हो गई, उसके कारण सारा ब्लड क्या किया? पैरों के द्वारा खींच लिया, ग्रेविटी के द्वारा। इससे हार्ट में जाने वाला ब्लड क्या हो गया? कम हो गया। इससे व्यक्ति का बीपी अचानक से डाउन हुआ और वो गिर गया, कोलैप्स कर गया।
उपचार एक ही है कि रोगी को जमीन पर लिटाओ और सिर को नीचे रखो, जिससे उसके अंदर क्या होगा, प्रॉपर रूप से ब्लड की सप्लाई हो। फिर आता है लोकल इफेक्ट। लोकल इफेक्ट क्या होगी, मतलब कि ज़्यादा टेम्परेचर होता है गर्मियों के अंदर, अगर हम बाहर चले जाते हैं ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर तो क्या होती है, ब्लैकनिंग हो जाती है स्किन, सनबर्न हो जाता है और डर्मेटाइटिस हो जाता है। नॉर्मल चीज़ें हैं। अब तक हमने जो प्रभाव पड़ा वो हीट का पड़ा। अब हम पढ़ रहे हैं कोल्ड का प्रभाव पढ़ते हैं कि कोल्ड के कारण क्या क्या दिक्कत होती है। तो सबसे पहले जनरल इफेक्ट होते हैं कि कोल्ड के कारण क्या होती है, शिवरिंग होती है, ठंड ज़्यादा होती है तो कपकपाते हैं। और क्या होती है, टेंसिंग ऑफ मसल्स, मसल्स क्या होती है, टेंस हो जाती है, तनाव बढ़ जाता है, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, बीपी बढ़ेगा और हार्ट रेट, पल्स रेट बढ़ेगी और रेस्पिरेटरी रेट बढ़ती है। और उससे क्या होगा, अगर पल्स रेट बढ़ी, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ती है तो इससे क्या होगा, हीमोग्लोबिन का कंस्ट्रक्शन जो होगा, वो सांद्रता जो होगी वो बढ़ेगी, ओलिगोयूरिया होगा और मस्कुलर क्या होगी, वीकनेस देखने को मिलती है। ये चीज़ें होती है सर्दियों में। 80 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हाइपोथर्मिया होता है, ठीक है, और 75 डिग्री फ़ारेनहाइट पर व्यक्ति क्या आएगा, कोमा में चला जाएगा। और डेथ जो होगी वो किस पर होगी, ऑन वेंटिकुलर फाइब्रिलेशन। जब वेंट्रिकल्स जो होते हैं उनके अंदर अगर फाइब्रिलेशन हो जाता है, फाइब्राइल बन जाते हैं, तो उसके कारण वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन के कारण क्या होती है, व्यक्ति की डेथ हो जाती है सर्दियों के अंदर। 70 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर उस व्यक्ति का टेम्परेचर हो चुका है तो वह कोमा में चला जाएगा। और 80 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उसे हाइपोथर्मिया होता है। क्या होता है हाइपोथर्मिया, इसमें लिखा नहीं है, चलो, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, वही होता है। उसके बाद है, ये तो जनरल इफेक्ट था। उसके बाद पढ़ते हैं एक्यूट ट्रांजिएंट इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, यानी कि तीव्र और क्षणिक इन्फ्लामेशन आ रहा है। कब आ रहा है, जब बॉडी कोल्ड के एक्सपोजर में होती है तो उससे क्या होती है, वेजो कॉन्ट्रैक्शन होती है वेजो कॉन्ट्रैक्ट होगा किसमें, ब्लड वेसल में, जिससे क्या होगा, पेन होगा, नमनेस होगी, लॉस ऑफ सेंसेशन होगी। मतलब कभी कभी सर्दियों में भी होता है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब स्कूटी या बाइक चला के लाते हैं तो क्या होती है, फिंगर जो होती है इनके अंदर सेंसेशन नहीं आता है कई देर तक, तो पेन होने लग जाता है, होता है, ठीक है, और लॉस ऑफ सेंसेशन होता है। संपर्क में आने के कुछ घंटे के बाद यह प्रक्रिया कम हो जाती है। जैसे ही हम उसके संपर्क में आए तो बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, लेकिन थोड़ा सा हमने उस एरिया को क्या किया, रब किया या हीट दी ना, थोड़ी सी हीट दी तो वो सही हो जाता है वापस से। फिर आता है ट्रेंच फूड और इमर्सन फूड। ये तो सबको पता ही है किन में होता है, शोल्डर्स में होता है कॉमनली, जो सोल्जर जो होते हैं जो लॉन्ग टाइम तक किस में रहता है, ट्रेंच में, यानी जो खाइयाँ होती हैं बर्फ़ की बनी हुई, उनके अंदर जो कि बॉर्डर पे होते हैं, उनके अंदर वर्ल्ड वार के समय खड़े रहते हैं, विश्व युद्ध के समय जब खड़े रहते हैं तो उनके अंदर देखने को मिलती है। लंबे समय तक ठंड के संपर्क में रहने से उनमें एक्यूट ट्रांजिएंट इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता है, ये वाला। इससे क्या होता है और बाद में क्या होता है, पहले तो वेजो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, पेन हुआ, नमनेस हुई, तो एक्यूट ट्रांजिएंट इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ, थोड़ी देर बाद में उनके अंदर क्या होता है कि वेजोडाइलेशन होगा, हीमोग्लोबिन की सांद्रता बढ़ जाएगी टिश्यू के अंदर, टिश्यू में इन्फ्लामेशन होगा और गैंग्रीन बन जाती है, ठीक है। गैंग्रीन का मतलब होता है नेक्रोटिक टिश्यू, जिसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है तो वहाँ पर नेक्रोसिस हो जाती है, वो होता है। पैरों में कोल्ड स्वेलन, मतलब ठंड लगेगी, ठंडे हो जाएंगे, स्वेलन हो जाएगी, नंबनेस नहीं होगी, एनेस्थेटिक यानी कि संवेदनहीनता, पैर जो होंगे मोम की तरह सफ़ेद हो जाते हैं, यानी वैक्सी वाइट हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं ट्रेंच फूड। जब व्यक्ति कोल्ड के एक्सपोजर में ज़्यादा समय तक रहता है तो उस व्यक्ति के अंदर जो पैर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठंडे हो जाते हैं, सूज जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है और मोम की तरह हो जाते हैं, यानी एकदम सफ़ेद हो जाते हैं, वैक्सी वाइट हो जाते हैं इसके अंदर, ट्रेंच फूड और इमर्जेंट फूड के अंदर। उसके बाद पढ़ते हैं फ्रोस्ट वाइट। यह तब होता है जब तापमान 0 से 6 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। इसमें क्या होता है, टिश्यू का हिमीकरण, यानी टिश्यू जो होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं, जम जाते हैं, और जो सेल्स होती हैं उनके बीच क्या होती हैं, आई के क्रिस्टल्स जम जाते हैं। स्किन येलो पड़ जाएगी, डल हो जाएगी, ओपेक हो जाएगी, और टेम्परेचर से हटने के बाद जब भी उस टेम्परेचर को वहाँ से हटाते हैं, इतने कम टेम्परेचर से व्यक्ति को हटाते हैं तो अचानक से क्या होता है, वेजो डायलेशन होता है, और फ्रोजन एरिया जो एरिया जमा हुआ था, जो एरिया का टिश्यू का हिमीकरण या फ्रीजिंग हो गई थी, उसके चारों तरफ व्हील बन जाती है, यानी गोलाकार संरचनाएं बन जाती हैं।
ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाता है, व्हील बन जाते हैं और ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे इसे इस टेम्परेचर से हटाएंगे हम व्यक्ति को, 0 से 6 डिग्री वाले टेम्परेचर से हटाएंगे और जो फ्रीजिंग वाला एरिया था, जिस जगह पर फ्रीजिंग हुई थी उसे टिश्यू की, वहाँ पर ब्लिस्टर बन जाते हैं। और लॉन्ग टाइम तक फ्रीजिंग से क्या होगा, वो जो पैर होते हैं, वहाँ के जो टिश्यू होते हैं वो गल जाते हैं और पैर गल जाता है, ये होता है फ्रोस्ट बाइट। उपचार एक ही है कि बॉडी को गर्म करना है और गर्म उसे द्रव लिक्विड पिलाने हैं, पेय पिलाने हैं, ठीक है। फिर आती है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है वायु के अंदर नमी का होना। इसी पर वायु का टेम्परेचर क्या होता है, डिपेंड करता है। जब जून जुलाई का जो महीना होता है उसमें ह्यूमिडिटी कितनी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर तो सही रहता है लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या होती है, एक ह्यूमिडिटी ऐसी होती है जिससे गर्मी बढ़ जाती है। टेम्परेचर चाहे कितना ही बढ़िया हो, मौसम कितना ही बढ़िया हो, लेकिन अगर ह्यूमिडिटी होती है तो उसके कारण अपने आप गर्मी क्या होती है, बढ़ती है। टेम्परेचर अगर कम है तो एयर की ह्यूमिडिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। मतलब उल्टे चलते हैं ना ये। वह टेम्परेचर जिस पर नमी को यानी कि ह्यूमिडिटी को ड्यू पॉइंट मतलब कि ओस की बूंद कहा जाता है। यानी ह्यूमिडिटी वो पॉइंट है, टेम्परेचर है जिस पर इसे ड्यू पॉइंट कहा जाता है। फिर आता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी यानी कि पूर्णतः नमी। अब ये उसके ह्यूमिडिटी के बता रहे हैं कि 2 तरीके से होती है ह्यूमिडिटी, एक तो एब्सोल्यूट होती है, एक रिलेटिव होती है। एब्सोल्यूट जो होती है इसके अंदर ह्यूमिडिटी का वास्तविक अमाउंट है जो कि वायु के आयतन में होता है, वो 1 यूनिट की मात्रा में होता है। ह्यूमिडिटी का अमाउंट कितना होगा वायु के अंदर, 1 यूनिट वॉल्यूम होगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो आपेक्षिक होती है कि नमी का प्रतिशत यानी ह्यूमिडिटी का प्रतिशत जो कि हवा में उपस्थित है वो होता है। इसमें तो जो हो रहा है ना, पूर्ण नमी के अंदर वायु के आयतन में ह्यूमिडिटी उपस्थित है, वायु के एक वॉल्यूम के अंदर ह्यूमिडिटी का पता लगाया गया है कि इतने अमाउंट में, इतनी वॉल्यूम के अंदर वायु की ह्यूमिडिटी इतनी है, उसकी जलवाष्प इतनी है। इसमें क्या होता है, नमी का प्रतिशत हवा के अंदर लगाया जाता है, इसका ह्यूमिडिटी का पता हवा के अंदर लगाया जाता है। नमी का स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हमारे स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन कंफर्ट जोन पर प्रभाव पड़ता है। हमने जब हाउसिंग पढ़ी, किस में पढ़ी थी, कंफर्ट जोन और नॉन कंफर्ट जोन, वेंटिलेशन में पढ़े थे हमने शायद। तो उसके अंदर हमने देखा था कंफर्ट व्यक्ति कितने टेम्परेचर पर रहता है और कितने टेम्परेचर का नीचे वो जस्ट कंफर्टेबल होगा, फिर बिल्कुल ही टॉलरेट नहीं कर सकता, तो वो सब पढ़ा था। तो कंफर्ट जोन पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। इफ़ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है 65% से ज़्यादा होती है तो जिसमें एयर फील स्टिकी, एयर जो होती है हमें एकदम स्टिकी फील होती है, चिपचिपी फील होती है और अनकंफर्टेबल होता है। गर्मियों में यही तो होता है, हवा सही चल रही है, टेम्परेचर बिल्कुल सही है, टेम्परेचर सही है, एकदम बढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी एक चिपचिपापन रहता है हमारे अंदर, तो वही होती है ह्यूमिडिटी। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है 30% से भी कम होती है तो नेज़ल म्यूकोसा क्या होती है, सूखने लगती है। नाक की जो म्यूकोसा होती है वो क्या होती है, सूखने लगती है, जिससे क्या होता है, संक्रमण फैलता है। RH यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 30 से 65% होनी चाहिए, जो कि कंफर्ट जोन में आती है। ह्यूमिडिटी को वेट एंड ड्राई थर्मोमीटर से नापा जा सकता है तथा सीलिंग साइक्रोमीटर एंड एसमान साइकोथर्मोमीटर के द्वारा इसे नापा जाता है। इसका मतलब ये बताया गया है जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो अगर 65% से ज़्यादा है तब तो क्या होगी, स्टिकी फील होगी। 30% से कम है तो क्या होगी, नेज़ल की जो मुकोसा होगी वो सूखने लगा, इस इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि कंफर्ट जोन के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, 30 और 35% के 65% और 30% के बीच में होनी चाहिए हमारी, ठीक है। और इसको मापने के लिए किससे, ड्राई थर्मोमीटर और वेट थर्मोमीटर के द्वारा इसे नापा जाता है, और एक सीलिंग साइक्रोमीटर और एसमान साइक्रोमीटर के द्वारा इसे नापा जाता है। उसके बाद पढ़ते हैं एयर का मूवमेंट। यह एयर का जो मूवमेंट होता है, हवा का जो मूवमेंट होता है, उसे एनोमोमीटर के द्वारा नापा जाता है। हवा की डायरेक्शन और
जो हवा होती है उसके हवा की डायरेक्शन को विंड वैन के द्वारा मापी जाती है। हवा की डायरेक्शन विंड वैन के द्वारा और एयर का मोमेंट जो होता है वो एनेमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। हवा का वेग जो होता है, वेलोसिटी जो होती है, वो 10 मीटर की ऊंचाई पर ओपन फ्लैट कंट्री में मापी जाती है। सीधी सी बात है, जो ओपन एरिया होते हैं वहीं पे मापी जाएगी। वेग को किस में, मीटर प्रति सेकंड में नाम मापते हैं, जो पढ़ के आ चुके हैं बहुत। स्टॉर्म जो होता है, अगर स्टॉर्म होता है उसमें हवा का जो मूवमेंट होता है वो कितना होता है, 15 से 20 मीटर प्रति सेकंड होता है। जो स्ट्रॉन्ग विंड जो होती है, जब तेज़ हवाएं चलती है उसके अंदर 10 मीटर प्रति सेकंड की वो उनकी वेलोसिटी होती है। उसके बाद आता है क्लाउड एंड वेदर ऑब्जर्वेशन। सभी मेट्रोलॉजिकल स्टेशन यानी मौसमी जो हिल स्टेशन होते हैं उनके ऊपर बादलों का आकार, उनका अमाउंट, उनकी डायरेक्शन और उनकी हाइट से देखा जाता है। उसके बाद आता है रेनफॉल, जिसे बोलते हैं वर्षा। यह टर्म रेन, स्नो, हेल और ड्यू और फ्रॉस्ट के लिए आता है। रेन को मिलीमीटर में या मिलीमीटर पर ए टाइम यूनिट में मापा जाता है। जब मानते हैं ना कि वर्षा इतनी मिलीमीटर हुई है, mm हुई है पर डे में, तो ऐसे ही नापते हैं वर्षा को मापने के लिए मिलीमीटर पर डे या फिर मिलीमीटर पर मंथ। इस तरह से इस यूनिट में वर्षा को मापा जाता है। तो ये था आपका मेट्रोलॉजिकल। उसके बाद अब पढ़ते हैं चिकित्सालय भवन। क्लास को डिस्कनेक्ट करके वापस ज्वाइन करते हैं, टाइम आउट हो चुका है ना।